हेलो, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम के बारे में आप लोग को बताया भी था मैंने। क्या बताया था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज इट्स लीनियर मोमेंटम, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt. The resultant force on a body is equal to rate of change of its momentum. ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना, इफ F is equal to 0, then dp by dt will be equal to 0. हाँ, dp by dt will be equal to 0 मीन्स मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इसी फार्मूले से निकल के आ रहा है कि अगर किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे काम करने वाला फोर्स जीरो हो जाए तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात जो मोमेंटम यानी p है, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या गया? p इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे आप एक बात से और समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मैं पूरा लिख दूं, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, तो यहां पर p का डिफरेंशिएशन जीरो है, यानी p कांस्टेंट है। p कांस्टेंट है मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा लॉ है। क्या? इफ नेट फोर्स, कैसा? नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, then its total momentum remains constant. Then its total momentum remains constant. अभी तक मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसी बॉडी की बात आ जाएगी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात आ जाएगी तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानना होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी हम किसे कहेंगे। एक आध बार मैं और चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताना जरूरी है। देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करो आप, तो पार्टिकल्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्टेड हों। क्यों? एक दूसरे से इंटरेक्टेड हों, बधे हुए हों, जुड़े हुए हों। एक पार्टिकल पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करने की बात की जाए तो सेम इफेक्ट ऑल पार्टिकल्स में प्रोड्यूस हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। ऐसे कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, या इसी को बॉडी भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पर है, ये मार्कर है, मैं चाहूं कि इसके बैक पोर्शन में सिर्फ मोशन क्रिएट करूं तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ बैक पोर्शन को अब मैं एक्सेलरेट करने की कोशिश करूंगा तो पूरा मार्कर एक्सेलरेट हो जाएगा, है ना। मैं इसको एक जगह से पकड़ के फेंकने की कोशिश करूंगा तो सिर्फ एक पोर्शन ना जाकर के पूरा का पूरा मार्कर जाएगा। एक बॉडी है,
या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना। एक पार्टिकल आप इसे मान सकते हो, एक इसे मान सकते हो, जुड़ गए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे इसमें दो ही पार्टिकल नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सबको मिला के सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना है ये। क्यों सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसके किसी एक पोर्शन में क्रिएट किया गया मोशन इसके सारे पार्ट को इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये अलग अलग हो गए, अब इन दोनों को अलग अलग हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड अब नहीं हैं। मैं चाहूं तो कैप को अलग मूव करा सकता हूं, मार्कर को अलग मूव करा सकता हूं। ये दोनों अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं रहे, ये दोनों मिलाकर सिस्टम नहीं बन रहा है, ये जुड़ गए एक दूसरे से, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। समझ रहे हैं? और ये तो छोटे केस में देख लिया, मैं बहुत बड़े केस में आपको बताने की कोशिश करूं। अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, तो मून अर्थ के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। अर्थ के रिस्पेक्ट में मून एक पार्टिकल है, बट इन रियल अगर मून के करीब से देखा जाए मून को, तो मून एक पार्टिकल नहीं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक बॉडी है। क्या है? एक बॉडी है। तो मून एक बॉडी है, अर्थ एक बॉडी है, दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेकिन अर्थ और मून को साथ साथ देखा जाएगा सन के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ और मून एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून पे काम कर रहा है, अट्रैक्ट किए हुए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सन के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो अर्थ और मून को मिला करके एक सिस्टम बोला जाएगा। एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग के दोनों एंड से दो ब्लॉक को जोड़ दो, तो हो सकता है कि दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग को मिला के एक सिस्टम बन जाए। क्यों? क्योंकि अगले ब्लॉक को मूव करना चाहेंगे तो पिछले ब्लॉक पर भी फोर्स लगेगा। किसी भी बॉडी पर या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के किसी एक पोर्शन पर अगर कोई मोशन क्रिएट किया जाएगा तो एवरी पार्टिकल में सेम मोशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे में देखिए कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है या कह लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके भीतर ढेर सारे पार्टिकल हैं, सबका अलग अलग मोमेंटम है। इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम है P2, इसका मोमेंटम है P3, इसका मोमेंटम है P4, सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो टोटल मोमेंटम क्या? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो P इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम्स, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। प्लस ऑन प्लस Pn। स्टूडेंट से ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं जो म्यूचुअली इंटरेक्टेड विद ईच अदर हैं और अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग अलग हैं, तो पूरी बॉडी का अगर मोमेंटम देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम्स का वेक्टर सम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम लेना पड़ेगा। द टोटल नेट मोमेंटम ऑफ a system of particles of a body is equal to the vector sum of
linear momentums of individual particles। ये होता है। और यहां से हम देख रहे हैं कि अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा, अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अर्थात ध्यान देने की बात है बच्चों, यहां पे आप P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन प्लस Pn इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब यहां पर बच्चों एक बात बहुत साफ है, पूरे सिस्टम की बात की जा रही है। टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम ओवरऑल, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है, ध्यान देने की बात है। P1 की वैल्यू बदल सकती है, P2 की वैल्यू बदल सकती है, P3 की वैल्यू बदल सकती है, Pn की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन इनका जो सम है वो नहीं बदलेगा, इनका जो वेक्टर सम है वो नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। दो पार्टिकल्स लेकर या दो बॉडीज लेकर के, माना कि दो बॉडीज हैं, है ना, एक u1 स्पीड से दूसरी बॉडी u2 स्पीड से जा रही है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दोनों बॉडीज आगे आकर के कोलाइड करती हैं इस तरीके से। कोलाइड करने के बाद फिर ये क्या करती हैं, सेपरेट होती हैं। डेफिनेटली भाई अगर u1 की वैल्यू ग्रेटर है u2 से तो इनका कोलिजन होना फिक्स है। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। मास m1 m2 है ना, वेलोसिटी बदल जाएगी इनकी। कोलिजन इनका हुआ, इनका कोलिजन हुआ, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा। ये दोनों बॉडीज को मिला करके हम एक सिस्टम कंसीडर करें, कर सकते हैं। ये अलग बॉडी है, अलग बॉडी, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, लेकिन ये दोनों अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट होने जा रहे हैं तो दोनों को मिला करके एक ही सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। फिर से, ये अलग बॉडी है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग बॉडी है, ये अलग सिस्टम है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों को मिला करके एक ही सिस्टम कंसीडर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आगे जा करके एक दूसरे से कोलाइड हो रही हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं, तो दोनों को मिला करके एक सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। दोनों को मिला करके एक सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? एक सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है, और ये सिस्टम में ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स तो लगाई, लेकिन बाहर से इन पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया। अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो इनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअल्स के मोमेंटम में चेंज होगा। इसका मोमेंटम m1 u1 से m1 v1 बन गया, इसका मोमेंटम बदल गया। दूसरे वाले का मोमेंटम बदल गया, m2 u2 से बदल करके m2 v2 हो गया, लेकिन टोटल वेक्टर सम इनको आप ऐड कर लो, प्लस कर लो, जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। बिफोर मोमेंटम जितना कोलिजन, आफ्टर मोमेंटम भी उतना कोलिजन, टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। इस प्रकार से ये जो कोलाइड किए, एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, लेकिन इनका मोमेंटम इंडिविजुअल्स का तो बदल गया, यानी P1 बदल गया, P2 बदल गया, लेकिन इनका जो टोटल था, इनका जो सम था, वो नहीं बदला। तो ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स की बातें तो बदल जाएंगी, बट ओवरऑल जो कलेक्टिव बात होगी वो बदलने वाली नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखने की बात है। तो ये डेरिवेशन जो हमारा रहा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। इस आप हेडिंग में भी बना सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात, इसको स्टेटमेंट में आप कैसे बोलेंगे फिर से मैं बता दूं आपको, वेरी सिंपल, सिर्फ इतना बोलना है, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, then its total momentum remains constant, then its total momentum remains constant, है ना। फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। अरे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी तो यही बोलता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव तो कर चुके। आइए फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। आइए यही एग्जांपल लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, है ना। एक बॉडी का स्पीड u1 है, दूसरे का स्पीड u2 है, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग दोनों मूव कर रही हैं, मास m1 है, मास m2 है। ये आगे आकर के एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, क्यों? क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा थी, है ना भाई। u1 अगर बड़ा है u2 से तो इनका कोलिजन तय है, कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद आगे बढ़कर के ये बॉडीज फिर से एक दूसरे से अलग होती हैं, सेपरेट होकर के फिर ये आगे बढ़ती हैं, है ना। यही मास m1 वाली बॉडी है, मास m2 वाली बॉडी है, इसकी वेलोसिटी बदल कर v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी बदल करके v2 हो गई। ये रहा लीनियर मोशन ऑफ टू बॉडीज एंड कोलिजन ऑफ देम। मैंने कहा कि ये दोनों बॉडीज अलग अलग हैं लेकिन कोलिजन कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं, दोनों को मिलाकर एक सिस्टम माना जा सकता है। लेकिन आगे क्या होगा, अभी हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना नहीं है, हमको न्यूटन से थर्ड लॉ के बेसिस पर हमको इसे ड्राइव करना है। तो चलो भैया, ये बॉडी 1 है, मान लीजिए ये वाली बॉडी 2 है। बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे फोर्स जो लगाया F21 हो गया। बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे जो फोर्स लगाया, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कोलिजन होगा तो फोर्स लगेगा ही। तो बॉडी 2 पे जो फोर्स लगा ये हो गया F21। ओके स्टूडेंट्स, कोलिजन के दौरान बॉडी 2 ने बॉडी 1 पे जो फोर्स लगाया वो है F12, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मैं शॉर्ट में लिखूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, है ना। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, दैट इज F12। ये तो मैग्नीट्यूड की बात है ना भाई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सामने माइनस लगा देंगे F21। ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सामने माइनस लगा देंगे। अगर मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए तो सीधे इक्वल है, तो हमने माइनस लगा दिया ना। ओके, F12 इक्वल टू माइनस F21। ओके, अच्छा माना कि ये जो इनका इंटरेक्शन हुआ, जो फोर्सेस का टाइम पीरियड रहा है वो डेल्टा टी रहा है ना। टाइम पीरियड ऑफ इंटरेक्शन इज डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टी से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा F12 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा टी।
ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। F12 इंटू डेल्टा टी माइनस F21 इंटू डेल्टा टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स इंटू टाइम पीरियड, यानी इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये आ रहा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, ये आ रहा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। ध्यान देने की बात है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। बट 2 पे लगने वाला फोर्स इनटू टाइम पीरियड, तो फोर्स इनटू टाइम पीरियड का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम ना। गुड, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। इंप्लाइज दैट डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू आ गया 0, ये तो इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा मतलब डिफरेंशिएशन को बाहर कर लेते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल टू आ गया 0। अब यहां से स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, डेल्टा मतलब चेंज, P1 प्लस P2 मतलब दोनों बॉडीज के लीनियर मोमेंटम्स का वेक्टर सम। वेक्टर सम में होने वाला चेंज 0 है, मतलब वेक्टर सम कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए सिर्फ इंटरनल, इन्हें इंटरनल फोर्सेस कहेंगे। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उन्हें इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, है ना। द फोर्सेस exerted by particles on each other in a system of particles is known as internal force, ये are known as internal forces। ओके, तो यहां पर ये इंटरनल फोर्सेस की बात की गई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमें सिर्फ 2 ही फोर्स की बात की है, और आगे सॉल्व करके हम ये रिजल्ट पाए कि इन पर इनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट आ गया। अगर इनके हम यहीं पर देखो, अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करें, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं? बट टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया ना। तो ले सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इनका वेक्टर सम डायरेक्शन सेम है, सीधा लिख लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन ये लिख लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ कर लिए। तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी वे में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू, माना कि 2 बॉडीज है, मूव कर रही हैं, कोलाइड की, अलग हुई, वेलोसिटी u1 v1 से बदल के v2 v1 v2 हो गई। हमको फिलहाल इतना डिटेल नहीं जानना है, सिर्फ मोमेंटम से लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ द 2 बॉडीज इज इक्वल टू 0। कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। 2 बॉडीज है, इनके मोमेंटम का वेक्टर सम लिया हमने, टोटल मोमेंटम हो गया, डेल्टा लगाया मतलब चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, इसको हम अलग अलग कर लें, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू लिखा जाएगा 0। इसको राइट साइड ले जाएं
तो डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। अगर इनका इंटरेक्शन टाइम डेल्टा टी के लिए रहा तो टाइम डेल्टा टी से दोनों साइड में डिवाइड कर दें, इंप्लाइज दैट डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, यानी फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू। बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स लगा कौन रहा है? बॉडी वन पर बॉडी टू फोर्स लगा रही है, ये F12 फोर्स बॉडी वन पे बॉडी टू लगा रही है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स कौन लगा रहा है? बॉडी टू पर बॉडी वन लगा रही है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, मतलब कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू बॉडी वन। ओके, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। द टू बॉडीज exert equal and opposite forces on each other. ओके, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ये बॉडी इंटरेक्ट हुई तो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही हैं। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डिराइव कर लिया है। तो ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसका डेरिवेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। बाकी कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। इनके बारे में डिस्कशन में आप लोगों से नेक्स्ट डे करूंगा और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत होती है तो मुझको बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।